गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। आशा है इस लॉकडाउन में आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पिछले दिन जो क्लास हुआ था उसका कुछ प्रश्न देना बाकी रह गया था, इसको हम लोग देख लेंगे। पहला प्रश्न है, विकास डैश चलने वाली एक प्रक्रिया। ऑप्शन है किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, युवा प्रौढ़ावस्था तक, जीवन भर। तो विकास जो है वह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो हम आप लोगों से कहते हैं बनाने के लिए, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार विकास जो है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। पियाजे, कोहलर, अरस्तु, वाइगोत्स्की। तो यह जो है अरस्तु के अनुसार। तीसरा है, बच्चों में निरीक्षण करने के गुण का विकास उसके किस विकास का प्रतीक है। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सांवेगिक विकास और डी क्रियात्मक विकास। तो यह जो है निरीक्षण करने का जो गुण है वो आप लोग बताएं, जो यह किस विकास से संबंधित है। जैसे आप लोग जानते होंगे शारीरिक विकास में जो होता है बच्चे के शरीर का विकास होता है। मानसिक विकास में बच्चे में तर्क शक्ति करने का गुण आता है और वह विश्लेषण करने की क्षमता से लैस होता है। सांवेगिक विकास में क्या होता है कि उसमें भय, क्रोध, ईर्ष्या, स्नेह इत्यादि का बीजारोपण होता है। और क्रियात्मक विकास में मांसपेशियों का उपयोग वो सीखता है। तो यह है मानसिक विकास का प्रतीक है निरीक्षण करने का गुण। बच्चों की कार्य करने की क्षमताओं का विकास उसके किस विकास को प्रदर्शित करता है। तो मानसिक, क्रियात्मक, सांवेगिक, सामाजिक। इस तरह से हम देखेंगे तो क्रियात्मक विकास की क्षमताओं का विकास जो है वो कार्य करने की जो क्षमता है वो क्रियात्मक विकास में आता है, मांसपेशी से वो काम करता है। फिर है पांचवा, किस अवस्था में बच्चे दुविधा से सबसे अधिक ग्रस्त होते हैं। शिशु अवस्था में, किशोर अवस्था में, सांवेगिक अवस्था में, सामाजिक विकास अवस्था में। तो यह जो है वह किशोर अवस्था में जो है बच्चे अधिक से अधिक जो है दुविधा से ग्रस्त होते हैं। वो इस दुविधा में रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। और सबसे ज्यादा परिवर्तन जो है इसी अवस्था में मतलब भावनात्मक रूप से भी और उसके शरीर के अंगों में भी। तो सबसे ज्यादा दुविधा की अवस्था में बच्चे किशोरावस्था में रहते हैं। तो ये था मतलब पिछले पाठ के जो कुछ प्रश्न हैं उनका। और आज हम लोग का जो पाठ है वो इस जगह से शुरू हो रहा है। तो आप लोग निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अभी भी अगर नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। चूंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स हमें आगे के वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कृपया आप लोगों से यह गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यह जो है आपके लिए एक CTET 2020 की तैयारी के लिए हमारा पूरा प्रयास है कि आप पहली बार में इसको क्रैक करें। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत। अब बाल विकास के सिद्धांत में हम लोग जो अध्ययन करेंगे इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और हम लोग एक नजर डाल लेते हैं कि इस चैप्टर से पिछली जो परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2011 में इस चैप्टर से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 2012 में इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2013 में इस चैप्टर से 1 प्रश्न पूछे गए हैं। 2014 में इस चैप्टर से 1 प्रश्न पूछे गए हैं और 2015 में इस चैप्टर से 1 प्रश्न पूछे गए हैं। तो
हम लोग इस चैप्टर को भी काफी महत्व देंगे और इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बाल विकास की अवधारणा समझ लेते हैं कि बाल विकास की अवधारणा क्या है। तो इसका आशय जो है बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास से, यानी बाल विकास का मतलब है कि बच्चों का मानसिक विकास भी हो और शारीरिक विकास भी हो। इस तरह से अगर कहें तो मानसिक विकास के साथ साथ सांवेगिक विकास भी, सामाजिक विकास भी, मनोक्रियात्मक विकास भी, मानसिक विकास में संज्ञानात्मक विकास भी और शारीरिक विकास में मनोक्रियात्मक विकास भी। यानी कहने का मतलब है एक तरह से बच्चों में बहुमुखी विकास, यानी सर्वतोमुखी विकास जो होता है वह एक लक्ष्य है और उसी लक्ष्य से प्रेरित होकर के हम लोग बाल विकास को अध्ययन करते हैं। और आप लोग जान लीजिए कि ये जो बाल विकास है एक तरह से इतना महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन के लिए कि इस चैप्टर को तो हर किसी को समझना चाहिए, न सिर्फ स्टूडेंट को, न सिर्फ टीचर को, न सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनको, बल्कि यह चैप्टर आम लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि हर परिवार में बच्चे हैं और उस गार्जियन को, उस अभिभावक को भी समझने की जरूरत है, उस पिता उस माता को भी समझने की जरूरत है, उस भाई को उस बहन को समझने की जरूरत है जिस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं या उन बच्चों की देखभाल करनी है। वो बच्चे विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से सीखने की क्षमता से लैस होते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक उनके साथ कैसी स्ट्रेटजी वो तय करते हैं और किस तरह से उनके बीच पाठ की प्रस्तुतिकरण होती है, हर अवस्था में बच्चे की परेशानी क्या है और उनके विकास किस तरह से प्रभावित होते हैं, बाह्य कारक हैं, आंतरिक कारक हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सारे लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए ये जो बहुत ही काफी हम कह लें इसको कि काफी महत्वपूर्ण चीज है जिसको हर किसी को समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले स्किनर के अनुसार, स्किनर जो थे वो बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, बहुत बड़े एक तरह से कहा जाए तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा था कि विकास जो है वो एक मंद गति से, अर्थात वो एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वो सतत प्रक्रिया है। बाल विकास जो है वह एक सतत प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम किसी बच्चे के विकास का अध्ययन करते हैं। उसी तरह से हरलॉक के अनुसार, इसलिए हम इसकी चर्चा करना जरूरी समझते हैं कि जो सीटीटी के एग्जाम होते हैं उसमें इन शिक्षा शास्त्रियों के विचारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हरलॉक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का नाम जो है बाल विकास कर दिया गया, यानी बाल मनोविज्ञान अब जो है बाल विकास हो चुका है। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है एक तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट हो चुका है और उसका मुख्य कारण है क्योंकि इसके अंतर्गत अब बालकों के विकास यानी बच्चों के सर्वतोमुखी विकास की चर्चा होती है। पहले जो होता था बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ लिया जाता था और उसको फिर पढ़ने के बाद जो है उसके ऊपर जो है कुछ रिसर्च होते थे और उसको मतलब विकास से जोड़ा नहीं गया था। लेकिन अब क्या है कि उसको विकास से, बच्चों का सर्वतोमुखी विकास किस तरह से हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो, तो इस चीज से उसको जोड़ दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए और भी हमारे शिक्षा शास्त्री हैं क्रो एंड क्रो, बहुत मतलब महत्वपूर्ण एक प्रश्न इस संदर्भ में भी पूछे जाते रहे हैं कि क्रो एंड क्रो के अनुसार मतलब बाल विकास की जो परिकल्पना है या क्रो एंड क्रो ने इसके बारे में क्या कहा। तो हम लोग जान लें कि क्रो एंड क्रो ने कहा कि बाल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वतावस्था यानी जन्म से परिपक्व जब तक बच्चा हो नहीं जाता है, परिपक्वता जब तक हासिल नहीं कर लेता है, तो जन्म से लेकर परिपक्व होने तक विकसित हो रहे मानवों का अध्ययन किया जाता है। यानी बाल विकास के अंतर्गत जन्म से लेकर के परिपक्व होने तक बालकों का एक तरह से अध्ययन किया जाता है क्रो एंड क्रो के अनुसार।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत। अब हमारा जो मेन भाग है बाल विकास के जो सिद्धांत है वो क्या है। तो बाल विकास का जो पहला सिद्धांत है वह है निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास जो है वह न रुकने वाली प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चों का जो विकास होता है वो सतत है, निरंतर है, उसको रोका नहीं जा सकता है, अवरुद्ध नहीं हो सकता है, निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया। तो हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, चाहे मनोक्रियात्मक विकास हो, चाहे सांवेगिक विकास हो, चाहे जो भी विकास हो, ये जो विकास होते हैं वो निरंतर जारी रहते हैं। मतलब भ्रूणावस्था से लेकर के और कब्र में जाने तक की जो स्थिति है मानव की, वह जो है व्यक्ति के एक तरह से सभी क्षेत्रों में जो विकास है निरंतर जारी रहती है। इसी को हम लोग निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। हमारा दूसरा सिद्धांत है निरंतर, पहला है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। और इसी में दूसरा सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या है इसको हम लोग जान लेंगे कि हमारा दूसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान यानी प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब हुआ कि हम समाज में कहते हैं कोई भी किसी भी व्यक्ति की तुलना की जाती है तो किसी को प्रतिमान बनाया जाता है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है इसको हम लोग समझ लेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का जो विकास है और उनकी जो वृद्धि है वह वैयक्तिक होता है, इंडिविजुअल होता है। यानी कहने का मतलब सभी बच्चों में जो विकास है वो समान स्तर का नहीं होता है, उसमें वैयक्तिकता होती है, इंडिविजुअलिटी होती है। मतलब है किसी में ज्यादा, किसी में थोड़ा कम, किसी में दूसरे स्वरूप में विकास होता है। इस तरह से विकास की गति किसी में तेज होती है, किसी में मंद होती है। इसी को हम लोग कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कहने का मतलब है कि गेसल इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री थे गेसल। तो गेसल के भी विचार पूछे जाते हैं अक्सर। उन्होंने कहा था दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं परंतु सभी बच्चों का विकास का क्रम समान होता है। यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि भले विकास में इंडिविजुअलिटी होती है, वैयक्तिकता होती है, लेकिन क्रम जो है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, दूसरे से तीसरे स्टेज में जाना, तीसरे से चौथे स्टेज में जाना, वह क्रम जो है वह सभी बच्चों में लगभग समान होता है। सभी बच्चों में लगभग समान क्रम होता है। यानी इसको कह सकते हैं कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी जैसे मान के चलिए कि जो शिशु अवस्था में जो कुछ गुण है वो उसमें लगभग चाहे विश्व के किसी भी हिस्से में चले जाएं, लेकिन शिशु अवस्था के जो गुण होते हैं वह गुण ऑस्ट्रेलिया के बच्चे में भी, भारत के बच्चे में भी, इंग्लैंड के बच्चे में भी, सभी बच्चों में एक तरह से वही मतलब शिशु अवस्था के गुण होते हैं। फिर किशोरावस्था के गुण, तो इसी को कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। उनका क्रम जो है समान होता है। हालांकि विकास इंडिविजुअल, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा, लेकिन क्रम जो है वो समान होता है। फिर इसका तीसरा सिद्धांत है कि विकास क्रम की एक रूपता। विकास यानी एक तरह से कहा जाए ये दूसरा सिद्धांत विकास क्रम की एक रूपता। उसमें भी यही बात है, विकास का जो क्रम होता है उसमें एक रूपता होती है। चाहे मतलब जिस भी स्टेज, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उसमें जो जिन गुणों का विकास हो जाता है तो उसके बाद मतलब की जो अवस्था होती है तो हर जगह के जो बच्चे होते हैं, हर परिवेश के बच्चे, हर आनुवांशिक गुण के बच्चे में लगभग क्रम जो है एक ही जैसा होता है, विकास क्रम। चाहे वो जिस परिवेश से आए, जिस भी मतलब आनुवांशिक परिवेश से आए, जिस भी तरह से भी हो, लेकिन उनके क्रम में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं विकास क्रम की एक रूपता। इसके बाद कहते हैं चौथा है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। वृद्धि एवं विकास, आप लोग जानते होंगे कि वृद्धि क्या है। तो वृद्धि को भी पिछले दिन परिभाषित किए थे कि वृद्धि में जो होता है मात्रात्मक होता है, उसमें एक निश्चित
अवस्था तक ही वृद्धि होती है। जैसे मान के शरीर की लंबाई एक निश्चित अवस्था तक बढ़ती है, उसके बाद लंबाई बढ़ना रुक जाती है, वो वृद्धि है। और विकास जो है वह एक तरह से उसमें मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो वृद्धि एवं विकास इसको हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। वृद्धि एवं विकास की गति एक सी नहीं रहती। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना ये है कि यहाँ विकास क्रम की एक रूपता है और चौथा में वृद्धि एवं विकास की गति एक सी नहीं रहती है। यानी कहने का मतलब है कि परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है और किस परिवार से बच्चे आते हैं, आनुवंशिक गुण क्या है, मेधा अलग अलग है। फिर कुछ समृद्ध परिवार हैं उनको ज्यादा सुविधा मिल जाती है, कुछ विपन्न परिवार है उनको कम सुविधा मिलती है। तो इस तरह से वृद्धि एवं विकास की गति जो है वो सभी बच्चों में एक जैसी नहीं रहती, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आएंगे तो हम सभी बच्चों को एक ही तरह से हम अगर कोई भी पाठ प्रस्तुत करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से ग्रास्प करेंगे और हमें आश्चर्य होगा कि शिक्षक एक, पाठ एक, पढ़ाने का तरीका एक, फिर भी बच्चे का रिजल्ट अलग अलग। क्यों? क्योंकि इसका यही कारण है कि वृद्धि एवं विकास की गति एक सी नहीं रहती। इसके बाद है पांचवा है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास जो है वो सामान्य से, यानी विकास सामान्य से विशेष की ओर। अब इसको भी हम समझ लेंगे कि सामान्य से विशेष की ओर का मतलब क्या है। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, अब किसी बच्चे की अवस्था को हम शिशु अवस्था में देखते हैं कि वस्तु को पकड़ने का गुण है। विकास सामान्य से विशेष की ओर, तो विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर का मतलब है कि जैसे किसी वस्तु को पकड़ना, आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो सीधे वो उस वस्तु को नहीं पकड़ते, पहले वो हाथ बढ़ाते हैं, पूरा अंग ऐसे बढ़ाते हैं और ऐसे बढ़ा करके और फिर बारी बारी से वो बार बार वो बढ़ाते हैं और फिर जो है पहले वो पूरा हाथ को एक्टिव करते, पूरा हाथ सक्रिय होता है। उसके बाद एक विशेष का मतलब जैसे उंगली से पकड़ना है, तो हाथ पहले वो विभिन्न दिशाओं में फैलाते हैं और वो हाथ जो है उस वस्तु तक जाता है। धीरे धीरे हम क्रमशः देखते हैं उनका विकास जो है वस्तु की ओर, तो वो धीरे धीरे उसके बाद उंगली पर भी उनका नियंत्रण होने लगता है, अर्थात उस उंगली से उस वस्तु को पकड़ने लगते हैं। तो क्या है कि विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर चलता है। यानी पहले जो है सामान्य, यानी हाथ क्या है, हाथ जो है पूरा अंग है, सामान्य है, और उंगली विशेष है। तो उंगली जो है वो एक्टिंग जो है पार्ट्स है, लेकिन एकाएक उंगली वो काम नहीं करता है उसका। एकाएक वस्तु को हम बच्चे को ऐसे जो है वो पकड़ नहीं पाता, पहले वो हाथ ऐसे से बढ़ाएगा, फिर वस्तु वो धीरे धीरे ले जाएगा, फिर वो पकड़ना सीखता है। तो यही है विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर चलता है। उसके बाद है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। छठा है परस्पर संबंध। परस्पर संबंध का मतलब क्या हुआ कि विकास की जो भी मतलब स्टेज हैं, जैसे मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, मनोक्रियात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, या जो भी विकास है, तो परस्पर वो आपस में जुड़े हुए हैं, परस्पर उनसे रिलेटिव है, परस्पर रिलेशन में है, वो जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है एक तरह से कहा जाए तो। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण इस स्वरूप में हम लोग समझ लें, जैसे किसी बच्चे का शरीर यानी शारीरिक जो विकास है, वो शारीरिक विकास अगर बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, उस बच्चे का जो चेहरा है, उस बच्चे का जो शरीर का जो एक तरह से डील डॉल है, उस बच्चे का जो शारीरिक आकृति है वो बिल्कुल मतलब एकदम स्वस्थ तरीके से वो डेवलप कर रहा है, तो वह अगर वो बच्चा है जिसका शारीरिक विकास सही ढंग से डेवलप हो गया है, उसका हम लोग देखते हैं तो मानसिक विकास भी उसी तरह से डेवलप हो जाता है, सांवेगिक विकास भी उसी तरह से उसका डेवलप, मनोक्रियात्मक यानी काम करने की जो क्षमता है उसी तरह से उसका डेवलप हो जाता है। लेकिन उसी तरह से देखेंगे कि जिस बच्चे का शारीरिक विकास अगर सही ढंग से नहीं हुआ, उसके हाथ छोटे रह गए, पैर छोटे रह गए, या उसके शरीर की आकृति सही ढंग से सज नहीं पाई, तो उस बच्चे का जो है मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। या उसके शरीर का कोई अंग अगर शिथिल है, कोई अंग अगर अच्छी ढंग से काम नहीं कर रहा है,
तो हम देखेंगे कि उसका मानसिक विकास भी प्रभावित हो जाता है, उसका सांवेगिक विकास भी प्रभावित, चिड़चिड़ा हो जाएगा, भय से पीड़ित रहेगा, वो ईर्ष्या द्वेष से भरा रहेगा, काफी झुंझलाहट में रहेगा, तुनक मिजाज रहेगा। तो एक तरह सांवेगिक विकास भी उसका सही ढंग से नहीं हो पाता है और एक तरह से कहा जाए असंतुलित विकास हो जाता है। इसी को कहते हैं कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी एक विकास जो है दूसरे से जुड़े हुए हैं, दूसरा विकास तीसरे से जुड़े हुए हैं, इसी को कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। 7वां है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब क्या हुआ? एकीकरण का सिद्धांत। अब इसको भी हम समझ लेंगे। देखिए, अब कोई भाई बच्चा है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे सबसे पहले संपूर्ण अंग को पुनः अंग के भाग को चलाना शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा है पहले पूरे अंग को, जैसे हम पिछले उदाहरण में आपको बताए थे कि अगर उसको वस्तु को पकड़ना है तो पहले पूरे हाथ को चलाना शुरू करता है, उसके बाद फिर उंगली पर उसका नियंत्रण होता है। तो एक तरह से संपूर्ण पहले शुरू होता है और तब विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, यानी उसमें जो है सो एक तरह से अंगों में जो है एकीकरण होता है। उसके बाद उन अंगों का एकीकरण सीखता है, मतलब है कि जिस अंग से उसको काम करना होता है, जिस अंग का उपयोग करना होता है, उस अंग पर जो नियंत्रण होता है उस अंग का एकीकरण करता है, अर्थात उस अंग को मतलब एक तरह से सही ढंग से उपयोग करना सीखता है। तो इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, यानी उस अंग के साथ दिमाग को जोड़ना, दिमाग का नियंत्रण उस अंग के साथ स्थापित होना, यानी एकीकरण। तो पहले जो है सामान्य और फिर उस खास विशिष्टता की ओर बच्चे का विकास होता है, लेकिन उसका फिर यूनिफाइड एकीकरण होता है। तो इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रक्रियाओं द्वारा कोशिशों के साथ प्रयोग में लाना बच्चे सीखते हैं, इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद है 8वां है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बच्चे को जब हम, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक उदाहरण के लिए किसी बच्चे का एक्सरे करके हम उसकी कलाई का जो स्ट्रक्चर है, कलाई की जो मजबूती है वो जानते हैं और इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस बच्चे का आगे चल करके शारीरिक विकास इस स्तर से होगा। तो एक तरह से अनुमान लगाना, तो यह जो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, अर्थात उसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि आगे ये बच्चा किस तरह से आगे बढ़ेगा। या जैसे शिशु अवस्था में है, उस बच्चे की किसी खास गुण को देख करके हम समझ जाते हैं कि बच्चा आगे चल करके ये इस तरह से काम कर सकता है, आगे चल करके ये साहित्यकार हो सकता है, आगे चल करके ये वैज्ञानिक हो सकता है, आगे चल करके ये मैथमेटिशियन हो सकता है। तो कहने का मतलब विकास की जो भविष्यवाणी है उसके शिशु रूप या उसके बाद के बाल्यावस्था या किशोर अवस्था के जो स्टेज है, उस स्टेज में उसके किसी खास गुण को देख करके हम लोग उसका अनुमान लगा सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस बच्चे में इस अंग का इस तरह से विकास हो सकता है। इसके बाद है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है? तो विकास की दिशा का मतलब है कि जिस तरह से किसी बच्चे में जो विकास है, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती। विकास की जो प्रक्रिया है वो पूर्व निश्चित, पहले से निर्धारित जो दिशा रहती है उसके अनुसार आगे बढ़ती है। यह व्यक्ति के कक्षानुगत और वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होता है। एक तरह से कहा जाए कि यह जो व्यक्ति है, मतलब जैसे जिस परिवेश से बच्चा आता है, अगर उसका परिवेश सही ढंग से नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो एक तरह से अगर उस परिवेश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, जिनका सांवेगिक स्तर सही नहीं है, तो हम एक मतलब तय हो जाता है पहले से कि इस बच्चे का जो विकास होगा वो उस दिशा में हो सकता है, या इस बच्चे की जो क्रिया होगी वो इस दिशा में हो सकता है। तो यही कहा जाता है तो विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह व्यक्ति के वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। पहले सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना बच्चा सीखता है। जैसे एक उदाहरण के लिए,
जैसे कोई भी बच्चा चलना शुरू करता है, शुरू के स्टेज में चलना शुरू करता है, तो एकाएक वो खड़ा नहीं होता, एकाएक चलना शुरू नहीं करता है। पहले वो अपने सिर को नियंत्रित करता है। वो देखेंगे कि कोई भी बच्चा है वो खड़ा होगा, वो तलमलाने लगता है। पहले सिर को नियंत्रित करता है, फिर पैर को नियंत्रित करता है, फिर हाथ को नियंत्रित करता है, फिर शरीर को नियंत्रित करता है, और फिर धीरे धीरे डग आगे बढ़ाना शुरू करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये जो विकास जो होता है, इस तरह का जो विकास होता है, उसमें उसकी पहले से जो एक दिशा है, उस दिशा को निर्धारित कर दे। जैसे चलना है तो निश्चित रूप से पहले सर को नियंत्रण करना पड़ेगा, फिर वो पांव को नियंत्रित करेगा। एक पहले से फिक्स दिशा है कि इस दिशा में ही उसको बढ़ना पड़ेगा, और तब ये काम संपन्न हो सकता है। तो इसी को कहेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। उसके बाद है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास जो है लंबवत सीधा नहीं होता है, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, यानी लंबवत सीधा नहीं होता है। एक तरह से कहा जाए, अब इस तरह से ऐसा विकास नहीं हो सकता है, या बच्चे का इस तरह से विकास नहीं होगा, ये लंबवत है, इस तरह से विकास नहीं हो सकता है। बच्चे का जो विकास होता है, इस तरह के विकास का मतलब है कि एकाएक उसका विकास हो जाना। लेकिन बच्चे का जो विकास होता है इस तरह से नहीं होता है, बच्चे का विकास इस तरह से वर्तुलाकार होता है, ऐसे इस तरह से। अब जैसे मान के चले यहां से है, फिर यहाँ ऑप्टिमम पॉइंट यानी उच्चतम बिंदु तक चलेगा, फिर ये नीचे गिरता है, फिर ये निचले स्तर तक आ गया, फिर यहाँ से उठना शुरू करता है, फिर ये ऑप्टिमम, फिर नीचे गिरना। अर्थात कहेंगे कि एक स्टेज में, जैसे शिशु अवस्था में बच्चे काफी एक्टिव होते हैं, काफी एक्टिव हो गए, और फिर इनकी एक्टिविटी घट जाती है, और फिर घटते घटते बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था में इनका विकास फिर बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, और फिर जो है उसके बाद के स्टेज में थोड़ा सा घट जाता है। तो बाल जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है, पहले ऊंचा बढ़ना, फिर नीचे गिरना। यानी एक गुण वो सीखना शुरू करता है तो पूरी तरह से उस गुण को सीख करके परिपक्व हो जाता है, और फिर उसका विकास माने वहां से घट जाता है, फिर वो दूसरे गुण को सीखना शुरू करता है और वो परिपक्वता हासिल करता है, फिर वहां से नीचे गिरता है। तो इस तरह से जो होता है विकास जो है वर्तुलाकार होता है। और उसमें एक बात और भी है, आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन कहते हैं किसी भी क्रिया को बार बार अगर किया जाता है, बार बार प्रोत्साहित किया जाता है, बार बार करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है, उसको पुनर्बलन कहते हैं। तो बच्चे का जो विकास होता है उसमें आंशिक पुनर्बलन भी काम करता है। यानी संपूर्ण पुनर्बलन अच्छा नहीं होता है, लेकिन आंशिक पुनर्बलन, आंशिक रूप से उसको हम प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो बार बार वो काम करता है, उससे भी बच्चा सीखता है। इसी को कहेंगे आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। यानी वृद्धि और विकास दोनों जो हैं वो वंशानुक्रम, हेरिडिटी का भी और वातावरण, दोनों का परिणाम, दोनों का समन्वय होता है। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, हम लोग बाल विकास के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम क्यों पढ़ते हैं, हमारा शैक्षिक महत्व क्या है। यानी शिक्षा के जगत में बाल विकास का जो सिद्धांत है उसके क्या महत्व है, इसको भी जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको जब तक हम नहीं जानेंगे तो सही ढंग से हम विकास बच्चों का नहीं करा सकते हैं। तो बालकों के मार्गदर्शन में, यानी जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो इसके कारण बच्चों का हम सही और बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि हम जान लेते हैं कि इसका इस स्टेज में ये कमजोरी है, इस स्टेज में इसको इस तरह से हम बिहेव करें, इस स्टेज में इसकी माने इसका सांवेगिक यानी भय, क्रोध, चिंता इसका इस स्टेज में है, और इस स्टेज में वो ज्यादा सीखेगा, इस स्टेज में इस चीज को कम सीखेगा, उसके अनुसार हम पाठ को परोसते हैं। तो एक तरह से कहा जाए मार्गदर्शन, परामर्श और निर्देशन में सहायक होता है। विकास के सभी पहलुओं में इसका संबंध, विकास के जितने भी पहलू हैं सभी पहलुओं में इसका संबंध है, और शिक्षक अभिभावक दोनों को इस चीज को जानना चाहिए ताकि बच्चों का सही ढंग से विकास हो सके। उसके बाद है कि गुणों के विकास में आनुवांशिक तथा वातावरण की सीमा तक एक दूसरे के ऊपर उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि विकास जो होते हैं वो एक दूसरे से आनुवांशिक पर भी और बाहरी वातावरण पर भी, दोनों पर निर्भर करते हैं, लेकिन कितना निर्भर करते हैं, किस स्तर से निर्भर करते हैं, इसको हम जान लेते हैं ताकि हम उसके अनुरूप काम करते हैं और बच्चों का इसमें सही ढंग से विकास होता है। फिर है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक है वंशानुगत कारक।
यानी माता पिता का जो हेरिडिटी है, उसके परिवार का जो हेरिडिटी है, उस हेरिडिटी का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों के विकास पर। दूसरा प्रभाव है कि उसका जो है, ऐसे हम कहा जाए तो आंतरिक और बाह्य कारक 2 कारक होते हैं, और आंतरिक कारक में जो होते हैं वो वंशानुगत कारक होते हैं, शारीरिक कारक होते हैं, इसके बाद बुद्धि होते हैं, अधिगम की योग्यता, समायोजन की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सभी जो होते हैं वह बुद्धि में आते हैं। यानी कहने का मतलब है ये सभी जो है आंतरिक कारक में आते हैं। फिर संवेगात्मक कारक, यानी बच्चों में झुंझलाहट, ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध अगर ज्यादा रहेगा, उस बच्चे का सही ढंग से विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास नहीं हो सकता है। तो सांवेगिक कारक भी जो होते हैं उसके विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है सामाजिक प्रकृति। सामाजिक दृष्टि से बालक जो है एक दूसरे से ज्यादा घुलते मिलते हैं और उसमें सामाजिकता का विकास होता है। इससे भी बच्चे बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ज्यादा सीखते हैं। इसके बाद है बाह्य कारक में है कि गर्भावस्था के दौरान माता पिता का जो मतलब एक स्तर है, विशेष रूप से माता का जो पोषण स्तर है, गर्भावस्था के दौरान उसकी देखभाल किस तरह से की गई और परिवेश किस तरह का रहा, यह भी उस बच्चे के विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। उसके बाद है जीवन की घटनाएं। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को बचपन में ही माँ छोड़ करके चली गई, तो वह बच्चा जीवन भर माँ के प्यार के लिए तरसते रह जाता है और फिर वो जो है उस बच्चे का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। भौतिक वातावरण है, परिवेश प्रदूषण और भौतिक सुविधाओं का असर भी जो है बच्चे के विकास पर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। सामाजिक और आर्थिक कारण भी, अगर निर्धन बच्चा है तो अगर निर्धन बच्चे को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, अच्छा स्कूल नहीं, अच्छे टीचर नहीं, अच्छे सिलेबस, अच्छे किताब नहीं मिलते हैं, और अमीर जो बच्चे हैं, समृद्ध जो बच्चे हैं, उनको ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो इस तरह से उनका विकास ज्यादा होता है और निर्धन परिवेश के बच्चों का कम विकास होता है। बाल मनोविज्ञान में अगर हम देखना चाहें तो थोड़ा सा और भी आगे, कि वह शाखा जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है जिससे उसके विकास की जो चीजें हैं वो जुड़ी रहती हैं। तो इस तरह से हमारा जो वर्ग है वो आज इस चैप्टर को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। और इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है या बाल विकास सीडीपी से संबंधित हमने 30 प्रश्न को आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने वीडियो बना करके फिर हम लोगों ने डाला है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और फिर इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसमें जो भी सवाल होंगे आप इस सवाल को उठाएंगे और हम लोग निश्चित रूप से इसको आगे आसानी से हल करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।